पंकज शालिनी के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी, आप लेट जाइए। मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ, ताकि आपका बचा हुआ दर्द भी ठीक हो जाए। शालिनी ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दो पंकज, मैं खुद कर लूंगी। पंकज ने कहा, आप खुद से बाम तो लगा लेंगी, लेकिन मालिश करना मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपका बाकी दर्द भी ठीक हो जाएगा। यह कहकर पंकज कुर्सी से उठकर बेड पर शालिनी के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी बताइए, कहाँ लगाना है शालिनी, जो पंकज की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर पंकज को परेशान करना चाहती थी। वह शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया। उसने कहा, यहां कमर पर लगाओ। पंकज ने थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे शालिनी की कमर पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ शालिनी की पीठ पर पड़े, उसे एक सुकून का एहसास हुआ। पंकज ने धीरे धीरे मालिश करनी शुरू कर दी और उसके हाथों का स्पर्श शालिनी को बेहद आरामदायक लगा। जब जब पंकज के हाथों की उंगलियां उसके कमरबंद के पास आईं, शालिनी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयत रखा और पंकज की मदद का आभार माना। पंकज ने पूछा, भाभी ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? शालिनी, जो उस समय थोड़ी असमंजस में थी, अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। पंकज ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ही वह मालिश सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन शालिनी को पंकज के हाथों का स्पर्श बेहद सुकून दे रहा था। भाभी जी, अगर आप सलवार को थोड़ा नीचे कर दें तो बाम अच्छे से लग सकेगा, पंकज ने कहा। इस पर शालिनी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने अपनी सलवार को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। नाड़े के बंधन के कारण सलवार पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सरक गई। पंकज ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी त्वचा कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। पंकज की इस बात पर शालिनी के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह उल्टी लेटी हुई थी, इसलिए पंकज इसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि पंकज उसकी देखभाल में जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। पंकज ने थोड़ी देर और मालिश की और जब शालिनी ने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। शालिनी को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक अनकहा स्नेह छिपा हुआ था। पंकज के बारे में सोचते हुए शालिनी कब नींद में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब वह जागी तो उसने खुद को तरोताजा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद शालिनी ने बहुत सलीके से तैयार होकर हरी रंग का सफेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हील के काली सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय वह बार बार किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। पंकज के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई, पंकज सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें शालिनी के लिबास और फिर उसके हाई हील वाले सैंडलों पर थी। शालिनी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? पंकज थोड़ा झेमते हुए बोला। भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हाई हील के सैंडल जो पहने हैं, तो मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है, शालिनी ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच पंकज ने शालिनी से पूछा, भाभी जी, आप कभी कभी साड़ी नहीं पहनती क्या? शालिनी ने जवाब दिया, पहनती हूँ, लेकिन बहुत कम, साल में एक आध बार, अगर कोई खास मौका हो तो। क्यों? पंकज ने कहा। नहीं, बस इसलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर साड़ी भी खूब जमेगी। फिर पंकज जाते समय बोला, भाभी जी, रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊंगा, आप बनाना नहीं। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है तो, पंकज ने फिर कहा, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊंगा। शालिनी ने कहा कि उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और फिर पंकज के जाने के बाद वह घर के छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर पंकज के कमरे को भी ठीक करने लगी। इसी दौरान शालिनी को उसके बेड के नीचे
कुछ पड़ा हुआ नजर आया। उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। वह एक लाल रंग का रेशमी अधोवस्त्र था जो शायद सुमन का ही था। शालिनी ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि यह किसी की व्यक्तिगत चीज हो सकती है जो गलती से यहां रह गई होगी। उसने तुरंत ही उस कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 2 दिन पहले की घटना याद आई जब पंकज और सुमन इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि यह कपड़ा शायद सुमन का ही होगा। शालिनी ने कपड़े को उठाकर देखा। उसे उस पर कुछ सफेद दाग नजर आए। उसे समझते देर नहीं लगा कि वह दाग कैसे हैं। उन दागों को देखकर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उस कपड़े को वापस बेड के नीचे रख दिया और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली कविता खड़ी थी। अरे कविता भाभी, आप अभी आती हो? शालिनी ने कहा। उसने जल्दी से पंकज का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। कविता जो पड़ोस में रहती थी अपनी उम्र के 35वें दशक में थी और घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। कविता अक्सर दोपहर में शालिनी के घर आ जाती थी या उसे अपने यहाँ बुला लेती थी और दोनों इधर उधर की बातें किया करती थी। उस दिन भी शालिनी और कविता ने गली मोहल्ले की ढेरों बातें की। कविता के जाने के बाद शालिनी ने एक बार फिर से नहाने का मन बनाया। सुबह पंकज ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने लाल रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और साथ में सिल्वर रंग के हाई पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। पंकज के आने का समय भी हो चला था और वह शाम 5 बजे ही आ गया। जब शालिनी ने दरवाजा खोला तो पंकज उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी ओर इस तरह ध्यान से देखता हुआ देखकर शालिनी शर्माते हुए लेकिन अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? पंकज मुस्कुराता हुआ बोला, वाकई भाभी, आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। यह कहकर वह अंदर आ गया। वह साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं रात का खाना लाया हूं, आप बाद में इसे गर्म कर लेना। मैं ऊपर जा रहा हूं फ्रेश होने के लिए। क्या आप एक गिलास शरबत बना देंगी प्लीज? शालिनी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद पंकज ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। शालिनी ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई क्योंकि वहां कूलर लगा हुआ था। पंकज रूम में आकर बेड के सामने कुर्सी पर बैठ गया और शालिनी भी बेड पर टांगे नीचे लटकाकर बैठ गई। दोनों ने इधर उधर की बातें की। इस दौरान पंकज ने शालिनी से पूछा, भाभी, अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। कल तूने इतनी अच्छी मालिश जो की थी। पंकज ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी आप आराम से लेट जाइए। मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूं ताकि आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाए। शालिनी ने मना करते हुए कहा, नहीं पंकज, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन पंकज ने इसरार करते हुए कहा, भाभी आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। शालिनी उसकी बात को टाल न सकी और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा, तू मानता नहीं लेटती हूं। पहले सैंडल तो उतार दूं। सैंडल उतारने की जरूरत नहीं है भाभी, इतने खूबसूरत सैंडल आपके हसीन पैरों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। आप ऐसे ही लेट जाइए, पंकज ने थोड़ी चंचलता से कहा। शालिनी को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए उसकी कमर पंकज की नजरों के सामने थी। पंकज ने बाम को अपनी उंगलियों पर लगाया और शालिनी की कमर की मालिश करने लगा। शालिनी ने पंकज से पूछा, एक बात बता पंकज, तुझे मेरे ऊंची हील वाले सैंडल बहुत पसंद है ना? पंकज थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी, आप सही कह रही हैं। आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाले सैंडल बहुत आकर्षक लगते हैं। और आप तो हमेशा ही हाई हील की सैंडल या चप्पल पहने रहती हैं। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है, और मुझे कोई अजीब नहीं लगा। मैं तेरे भावनाओं को समझती हूं। पंकज के हाथों से हो रही मालिश से उसे बहुत आराम मिल रहा था। पंकज के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगे।
शालिनी के मजाक के मूड को देखकर पंकज ने भी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी, आपकी त्वचा कितनी नरम है। अगर आप चाहे तो साड़ी को थोड़ा नीचे कर लें ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। शालिनी ने थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि मालिश में आसानी हो सके। उसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिला था, इसलिए उसने ज्यादा नानुकर नहीं की। जैसे ही शालिनी ने साड़ी को ढीला किया, पंकज ने धीरे से साड़ी को और नीचे कर दिया ताकि वह अच्छी तरह से उसकी कमर की मालिश कर सके। लेकिन उसी समय शालिनी को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती कर दी है और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए साड़ी को सही किया और पंकज को रुकने का संकेत दिया। पंकज ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे शालिनी की कमर की मालिश जारी रखी, जिससे उसे गहरा सुकून मिल रहा था। वह मालिश से मिलने वाले आराम का आनंद ले रही थी और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। पंकज ने मालिश को जारी रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर बढ़ाया। शालिनी को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि पंकज ने थोड़ी और हिम्मत कर ली है। उसने महसूस किया कि पंकज उसके पीठ के निचले हिस्से पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। शालिनी को यह एहसास हुआ कि उसकी साड़ी और पेटीकोट थोड़ा और ढीले हो गए हैं और उसने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। वह अपने होठों को दबाकर अपने अंदर की बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। पंकज उसकी त्वचा पर बाम लगाने के बहाने मालिश कर रहा था, लेकिन शालिनी को महसूस हो रहा था कि पंकज की हरकतें अब अधिक सहलाने वाली हो गई हैं। शालिनी ने अब भी कोई आपत्ति नहीं जताई तो पंकज ने मालिश को थोड़ी और नीचे बढ़ाया। यह स्थिति शालिनी के लिए असहज होने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि पंकज उसकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है और उसने तुरंत स्थिति को समझते हुए मालिश को रोकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद जब पंकज ने गलती से शालिनी के पीठ के निचले हिस्से को छुआ तो शालिनी अचानक से चौंक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो गई हो। उसने तुरंत पंकज का हाथ पकड़कर दूर कर दिया और घबराहट में बोली, अरे ये क्या कर रहे हो पंकज। शालिनी तुरंत पंकज से दूर हटकर बैठ गई। वह पूरी तरह से हैरान और घबराई हुई थी और पंकज भी इस स्थिति में खुद को असहज महसूस करने लगा। शालिनी को उसकी हरकतें ठीक नहीं लगीं और वह घबराहट में बेड से उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह खड़ी हुई, उसकी साड़ी और पेटीकोट ढीले होने के कारण नीचे गिर गए, जिससे वह एकदम असहज हो गई। शालिनी ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और तेजी से नीचे की ओर झुककर अपनी साड़ी और पेटीकोट को उठाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करें, क्योंकि उसकी शर्मिंदगी और घबराहट चरम पर थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पंकज ने उसके घबराने पर ध्यान दिया और उसे संभालने के लिए बेड पर बैठने में मदद की। शालिनी ने पंकज से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन अब यह सब सही नहीं लग रहा। हमें अब रुकना चाहिए। पंकज ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वह रुका नहीं। बस फिर क्या था। शाम के समय शालिनी और उसका नौकर पंकज एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां दोनों के बीच एक अनचाही नजदीकी उत्पन्न हो गई। शालिनी की सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी जिससे वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हालांकि शालिनी पूरी तरह से स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को रोकने या कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। दोनों बिना किसी बातचीत के इस स्थिति में आगे बढ़ रहे थे। पंकज की नजदीकी ने उसे असहज कर दिया, लेकिन शालिनी ने उसे रोकने की बजाय उसे जारी रहने दिया। शालिनी के मन में उलझन थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसके दिमाग में एक सन्नाटा था, जबकि उसका शरीर एक अनचाही स्थिति में फंस गया था। पंकज ने इस नजदीकी को बढ़ाते हुए शालिनी के शरीर को अपने तरीके से महसूस किया, जिससे शालिनी और भी ज्यादा असहज हो गई। आखिरकार शालिनी ने महसूस किया कि स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसे अब रोकना ठीक नहीं होगा। फिर वह सब आखिरकार शालिनी ने महसूस किया कि स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसे अब रोकना ठीक नहीं होगा। फिर वह सब कुछ हो जाने के बाद फिर से सन्नाटा पसर गया, जैसे कि किसी तूफान के गुजर जाने शांति होती है।
उसने तुरंत पंकज को पीछे हटने को कहा। शालिनी खुद को संभालते हुए अपनी सांसों की सयामत करने लगी। थोड़ी देर बाद पंकज को अपना सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।